हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों आइए जुड़ जाइए मेरे साथ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th पॉलिटी का सेकंड चैप्टर जो कि हमारा संघवाद। बच्चों आज इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट के माध्यम से फुल रिवीजन करेंगे, बहुत ही अच्छे से रिवीजन करेंगे। आज तो मैं बिल्कुल तैयार हूं आपको पॉलिटी पढ़ाने के लिए और ये चैप्टर आज हमारी तरफ से पूरी तरह से रेडी है। क्या आप रेडी हैं? और आप ये चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है आप एग्जाम को लेकर के पूरी तरह से तैयार होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम भी अब बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो आप इसे रिवीजन के तौर पे देख सकते हो या तो आप इसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी समझ सकते हो, ताकि आपका आंसर राइटिंग और एमसीक्यू दोनों बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और समझते हैं कि हमारा ये चैप्टर है क्या। तो बच्चों ये चैप्टर में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चैप्टर जो कि हमारा नाम ही है संघवाद। तो पहले ये समझना होगा कि संघवाद क्या है सर। जैसे कि हमने पिछला चैप्टर को हमने पढ़ा है सत्ता की साझेदारी, उसी तरीके से इस चैप्टर को आज हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का टाइटल है इसे समझते हैं, संघवाद क्या होता है। देखो वैसे तो दो तरीके के होते हैं, यदि आप देखोगे तो शासन व्यवस्था बहुत तरीके के आपने पढ़ा होगा। जैसे कि जब हम शासन व्यवस्था पढ़ते हैं तो सबसे फेमस शासन व्यवस्था जो आपने पढ़ा होगा ये है आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र सबसे फेमस शासन व्यवस्था है। लेकिन और कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका राजतंत्र, भी आपने पढ़ा होगा। फिर आपने तानाशाही शासन व्यवस्था पढ़ा होगा, तानाशाही शासन व्यवस्था। ये अनेक तरीके के इस तरीके के हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था चलता है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो होता है ये है आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अब ये शासन व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र ज्यादा मजबूती कब पकड़ता है? एक लोकतंत्र में कैसी शासन व्यवस्था हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि लोकतंत्र को और मजबूती मिले। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का शासन। तो आखिर हम किस तरह से चीजों को इंप्लीमेंट करें कि ज्यादातर लोग जो है वो इस शासन व्यवस्था से जुड़ सके। तो बच्चों इसके लिए बहुत जरूरी है कि जनता के पास ही सारे अधिकार हों और जो लोग चुन करके सामने आए ये जनता से जुड़ करके रहे। और जनता से जुड़ने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो शासक बने, जो शासन व्यवस्था बनाई जाए, उसमें जो शासक हो वो एकदम टॉप पे नहीं बैठा रहे। उसे ऐसी व्यवस्था इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि वो नीचे तबके के हर एक पब्लिक के साथ वो जुड़ करके और उनकी समस्याओं को सुन करके और उसका निदान कर सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि केवल केंद्र पे ही सरकार ना हो जो कि कभी पब्लिक से मिल ना पाए। एकदम नीचे तबके के बैठे हुए इंसान से मिलने के लिए उसके पास सरकारें इस तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए कि वो नीचे के एक एक पब्लिक के साथ जुड़ करके और काम कर सके। उसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, अब उसके नीचे में भी एक और सरकार की जरूरत पड़ी जो कि हमारा राज्य सरकार। और राज्य सरकार यदि है फिर भी ये काफी नहीं है कि वो एक एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के जो है वो लोगों से जुड़ करके समस्याओं का समाधान कर सके। इसके लिए बहुत जरूरी इस बात का भी महसूस किया गया कि राज्य सरकार के नीचे भी एक ऐसा सरकार हम बनाए जो कि लोगों के साथ एकदम डायरेक्टली कांटेक्ट में हो और उनके समस्याओं को हम जान करके और पूरे एक एक समझ लीजिए पूरी जड़ से जो है गहराई से जो है हम सारी समस्याओं को खात्मा कर सके। इसके लिए क्या किया गया? इस समस्या का समाधान करने के लिए संघवाद की व्यवस्था लाई गई। वैसे तो व्यवस्थाएं दो तरीके के होते हैं, आप पढ़ेंगे अभी। और हम स्टार्ट करते हैं आज इस स्लाइड को। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शासन व्यवस्था दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है एकात्मक, एक होता है संघीय शासन व्यवस्था। और संघीय शासन व्यवस्था को ही हम संघात्मक रूप कह सकते हैं शासन के। अब आप समझेंगे कि एकात्मक और संघीय इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखो हम यदि बहुत सारे बड़े देश हैं, एक बड़ा देश है, उसे यदि हम एक साथ करना चाहें तो दो तरीके के व्यवस्थाएं हो सकती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि छोटे छोटे जितने भी स्टेट हैं, जितने भी छोटे छोटे स्टेट हैं, इन सभी स्टेट को कहा जाए कि तुम मिल करके हमारे साथ आ जाओ और हम सभी लोग मिल करके क्या करेंगे, एक बड़ा सा यूनियन तैयार करेंगे। जबकि एक व्यवस्था ऐसा होता है बच्चों जिसमें जो छोटे छोटे जो हमारे साम्राज्य हैं, इन्हीं साम्राज्यों में हम इसे जोड़ करके और एक बड़ा साम्राज्य नहीं बनाएंगे, बल्कि एक बड़े साम्राज्य को जो है, एक बड़े साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्से में हम तोड़ देंगे ताकि हमारा जो शासन प्रणाली है ये बहुत अच्छे से चल सके। तो ये दो तरीके होते हैं जिस तरीके से एक देश जो है वो बनता है। हालांकि इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इस शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो एक एकात्मक होता है और एक संघीय होता है। एकात्मक में क्या होता है कि यहां पर एक ही व्यक्ति पूरे देश का लीडर होता है, एक ही व्यक्ति अध्यक्ष होता है पूरे देश का और उसी के इशारे पे पूरा काम होता है। हाँ, उसके नीचे कुछ हो सकते हैं, उसके नीचे उसके सपोर्ट करने वाले कई मेंबर हो सकते हैं, कई काउंसिल हो सकती है, लेकिन सारा इसी के अधीन में होकर के काम करता है। कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो इसके नीचे वर्क नहीं करती है। जबकि हम जब संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो संघीय व्यवस्था का अब डेफिनेशन आपके सामने आ रहा है, जिसे आपको बहुत ध्यान समझना है। जब दो या दो से अधिक स्तर पर होकर के सरकारें काम करती हों,
जब दो या दो से अधिक स्तर पे, जैसे कि भारत में यदि बात करें तो एक सबसे टॉप पे बैठी है हमारी केंद्र सरकार, उसके जस्ट नीचे जो है सो राज्य सरकार, जो एक राज्य के सारी शासन व्यवस्था को देखता है। और राज्य के नीचे भी यदि हम प्रखंड लेवल पे बात करें या एक पंचायत लेवल पे बात करें या नगर लेवल पे यदि हम बात करें, नगर पालिका जैसे होती है, तो इस तरीके से सबसे नीचे लेवल पे एक स्थानीय सरकार भी होती है। और ये जो स्थानीय सरकार होती है ये लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है और लोगों के साथ जुड़ करके एकदम समाज के एकदम जो निचला लेवल होता है वहां से समस्याओं को चुन करके आखिरी इंसान तक जुड़ करके वो काम करता है। इस तरीके से एक देश जो होता है वो बहुत ही सुचारू रूप से चल पाता है। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर संघीय व्यवस्था में क्या होता है, एक ऊपर में होता है केंद्र सरकार, उसके जस्ट नीचे होता है राज्य सरकार, और अब तो हमारे यहाँ ऐसा है कि सबसे नीचे में एक स्थानीय सरकार की भी व्यवस्था की गई कुछ दिनों के बाद। ये हम पूरा आज उसके पूरे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और पूरा पॉलिटी भी हम समझेंगे इसके विषय में क्या है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति जो होता है वो पूरे देश का अध्यक्ष होता है और उसके नीचे कुछ इसके सहायक लोग काम करते हैं, लेकिन ये जो सहायक लोग होते हैं वो इसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। जितने भी सहायक लोग होते हैं वो इसके अधीन होते हैं। जबकि संघीय व्यवस्था जो होती है बच्चों, इसमें केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार होता तो है, बट राज्य अपने मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र होता है। और ये जो स्थानीय सरकार होता है ये हालांकि राज्य के अंडर में होकर के काम करती है। तो याद रखना है हमेशा कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक स्तर पर रह करके सरकारें काम करती हो और इन सभी के बीच में सत्ता का या पावर का विकेंद्रीकरण हो। अब ये विकेंद्रीकरण शब्द आपको सब परेशान कर रहा होगा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, देखो जब हम केंद्र की बात करते हैं मतलब सारा पावर एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित होता है, जैसा कि आपका एकात्मक शासन व्यवस्था में आपको पता चलता है। लेकिन जब सारा पावर एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित ना होकर के जब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि आखिरी पब्लिक तक भी जो है वो सारी समस्याओं का हल हो सके, इसीलिए जब हम पावर को अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग सरकारों के बीच में हम बांट देते हैं, जैसे केंद्र सरकार अपना कुछ पावर राज्य सरकार को देती है ताकि अच्छे से राज्य चल सके, और राज्य देखती है कि यदि हमें एकदम पब्लिक तक पहुंचना है, डीपली एकदम एक एक लोगों से जुड़ करके काम करना है, तो वो क्या करती है, अपने कुछ पावर का हस्तांतरण स्थानीय सरकार को करती है। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हमें देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि शासन दो तरीके का होता है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था जिसमें एक अध्यक्ष होता है, उसके नीचे सारे सहायक गण काम करते हैं, लेकिन ये जो सहायक होते हैं वो एक्चुअली में इसी के अंडर काम करते हैं। तो एक ही व्यक्ति प्रमुख होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जबकि संघीय शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक लेवल पे रह करके जब सरकारें बनती हो, शासन व्यवस्था चलती हो, तो इसे हम कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बोलोगे सर ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो याद रखना जैसे कि यूएसए में एकात्मक शासन व्यवस्था चलता है, जबकि भारत जैसा जो देश है यहाँ पर संघीय व्यवस्था चलता है। क्योंकि आप भारत में देखते हो एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक स्थानीय सरकार, इस तरह से दो या दो से अधिक लेवल पे जो है वो सरकारें काम करती हैं और यहाँ के पब्लिक के लिए सारे चीजों को ऑफर करते हैं, योजनाएं बनाती है, और इन योजनाओं की वजह से ही आखिरी इंसान जो बैठा है गांव मोहल्ले में उसको भी योजनाओं का लाभ मिल पाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते ही एकदम ऐसे ही फ्रेश तरीके से हम लोग समझेंगे आज पूरा टॉपिक को। अब बच्चों इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट होता हुआ दिखता है, ये सबसे पहले तो आपको याद कर लेना चाहिए। मैं इसे ऐसे समझा दूंगा कि आपको तुरंत याद हो जाने वाला है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और समझना है सबसे पहला टॉपिक संघीय शासन व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं। इससे भी पूछ सकता है कि संघीय शासन व्यवस्था के कुछ मुख्य लक्षण बताएं, या तो संघीय शासन व्यवस्था के कुछ मुख्य विशेषताएं, उसके गुण, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो सबसे पहला गुण यदि हम बात करते हैं तो संघीय शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। एक स्तर की नहीं, केवल अध्यक्ष नहीं होता, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक स्थानीय सरकार, इस तरह से कई लेवल पे जो है वो सरकारें काम कर रही होती है। अच्छा, अलग अलग स्तर की सरकारें जो होती है वो एक ही नागरिक समूह पे शासन कर रहा होता है। अब ये कैसे समझ में आएगा, देखो जैसे कि आप जानते हो, अभी हमने आपको बताया कि एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार, उसके नीचे होती है स्थानीय सरकार। अब बच्चों केंद्र सरकार हो, स्थानीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी तो हमारे ऊपर ही अल्टीमेटली अपना मतलब समझ शासन कर रहा है। मतलब यहाँ पे नागरिक तो एक ही है ना, भारतीय नागरिक, और इसी नागरिक के ऊपर जो है वो ये भी पावर चला रहा है, ये भी पावर चला रहा है, ये भी पावर चला रहा है। सब तो एक ही नागरिक समूह के ऊपर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने अधिकार है, अपना अपना अधिकार है, अपना अपना प्रशासन है और अपना अपना कर वसूलने का पावर है। कर वसूलने मतलब टैक्सेशन का जो सिस्टम है, ये सबका अपना अपना है।
बच्चों जैसे कि अभी आप जानते हो कि पूरे देश का जो है वो एक ही टैक्स सिस्टम है, जो कि है आपका जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन जीएसटी मान लेते हैं कि किसी मटेरियल पर यदि 18% का जीएसटी है तो 9% जो होता है ये एसजीएसटी लगता है और 9% जो होता है वो सीजीएसटी लगता है। मतलब सेंट्रल को जीएसटी जाता है और स्टेट को जीएसटी जाता है। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि कर वसूलने का सबका अपना अपना पावर है, प्रशासन का सबका अपना अपना क्षेत्र है। इस तरीके से आपको दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, एकदम याद करते हुए चलना है। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि दो या दो से अधिक लेवल की यदि सरकारें हैं तो वो संघीय शासन व्यवस्था होगा। दूसरा, दो सारे सरकारें मिल करके, सारे सरकारें जो होती है, अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती है, ये एक ही नागरिक समूह के ऊपर शासन कर रहा होता है, लेकिन सबका प्रशासन का और कर वसूलने का जो क्षेत्र है, पावर है, ये सब अलग अलग होता है। थर्ड पॉइंट, संविधान में मौलिक प्रावधान में बदलाव दोनों स्तर की सरकारों के मदद से ही होता है। मतलब दोनों सरकारें मिल करके ही संविधान में कोई मुख्य बदलाव करने हो तो ये दोनों सरकारें मिलकर के ही, उनकी सहमति से ही ये सारा काम संभव हो पाता है। अगली बात करें तो विभिन्न स्तर के अधिकार क्षेत्र संविधान में लिखा हुआ होता है, जिसे संविधान हर स्तर के अधिकार और अस्तित्व की गारंटी देता है। इसका मतलब किसका क्या पावर है, सेंट्रल लेवल की सरकारों का क्या पावर है, स्टेट लेवल के सरकारों का क्या पावर है, ये स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है और कोई भी दूसरे के पावर में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे समय में न्यायालय या तो अदालत है जो कि इस बात का फैसला करता है कि किसके अधिकार क्षेत्र में कोई काम आता है। जैसे बच्चों आप जानते हो यूपीएससी जैसा एग्जामिनेशन होता है, कुछ ऐसे एग्जामिनेशन भी होते हैं जिसे स्टेट बोर्ड कंडक्ट कराती है। तो यदि स्टेट बोर्ड कोई किसी चीज को कंडक्ट करा रही है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है और अपने अपने अधिकार क्षेत्र के कारण या तो अपने अपने अधिकार क्षेत्र होने के कारण दोनों अपने अपने मामलों में बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। और इसमें यदि किसी तरह का कोई हस्तक्षेप होता है तो उसमें जो हमारे अदालत होते हैं वो अंतिम फैसला सुनाती है। आई होप क्लियर होगा। चलो अगला पॉइंट देखें तो विभिन्न स्तर के सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं। जैसे कि अभी आप पढ़ोगे कि किसमें टैक्सेशन का पावर किसको मिलता है। जैसे कि यदि भूमि कर है, यदि भूमि के ऊपर मतलब लैंड के ऊपर टैक्स लेना है तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार लेती है। इस तरीके से जो जिसके मतलब अधिकार क्षेत्र में आता है वो उससे टैक्स लेने का पावर जो है वो उस सरकार को केवल है। मतलब अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं उनके पास राजस्व मतलब टैक्स वसूलने का जो पावर है, अधिकार है, ये अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से है। आगे लिखे तो संघीय व्यवस्था दोहरे उद्देश्य है। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अपने आंसर राइटिंग में जरूर आपको लिखना है। तो ये हमारे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है, मतलब दो मेन उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य जो है वो एकता और सुरक्षा का मतलब समझ लीजिए दावा करना। यह संघीय व्यवस्था ही है जो कि सभी को एक साथ बांध करके रखता है, क्योंकि आप जानते हो कि पूरे देश को बांध करके रखने का दो उपाय हो सकता है या दो तरीके से देश चलते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, है ना, एक होता है यूनिटरी मेथड और एक होता है फेडरल मेथड। लेकिन दोनों का मतलब होता है संघ, दोनों का मतलब होता है एक करके रखना। लेकिन अभी हमने आपको समझाया कि किस तरीके से जब छोटे छोटे ढेर सारे स्टेट्स मिल करके और एक बड़ा राज्य बना देता है तो इसे यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अमेरिका में है, वहां पर क्या है कि छोटे छोटे कई सारे स्टेट्स मिल करके और एक पूरा बड़ा सा देश बना चुका है, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अलग अलग स्टेट्स है। लेकिन जब हम फेडरल की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया जैसा देश हमें देखने को मिलता है, जहां पर बहुत अलग अलग तरह का भाषा बोलने वाले, अलग अलग तरह के धर्म संस्कृति मानने वाले जो लोग हैं, इन्होंने अपने इतने बड़े देश को जो है वो छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड कर दिया ताकि वहां का प्रशासन अच्छा हो सके। तो इस तरीके से इसे कहा जाता है फेडरल सिस्टम और इसे कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। हाँ, एक और बात है, यूनिटरी सिस्टम में ये कभी भी चाहे तो यहां से अलग हो सकता है, ये चाहे कि हम एक इंडिपेंडेंट देश बने तो वो हो सकता है, लेकिन फेडरल में कभी भी ये अलग नहीं हो सकता। मतलब ये है कि यहाँ का आज कोई स्टेट है, मान लो कि बिहार है, वो बोलेगा कि आज जो है आज से हम अलग स्टेट होना चाहते हैं, हम इंडिया में शामिल नहीं रहना चाहते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था के साथ साथ ये फेडरल रूप से जुड़ा हुआ है और फेडरल का मतलब होता है कि ये कभी भी अलग नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकता। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो संघीय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं देश की एकता को और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। दूसरी बात, ये क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करता है। क्षेत्रीय विविधता का सम्मान कैसे किया? देखो, आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कई सारे स्टेट हैं जो कि भाषा के आधार पर बनाए गए हैं।
जैसे कि पूरा जो पश्चिम बंगाल है वहां पे बांग्ला भाषा चलता है, तमिलनाडु तमिल भाषा में बात करता है ना। तो इस तरीके से जो अलग अलग स्टेट है, महाराष्ट्र जो यदि हम बात करते हैं वहां मराठी, गुजरात में गुजराती, ये अलग अलग जो स्टेट है वो अलग अलग भाषा को जो है लेकर के और अपना अपना स्टेट बना चुके हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो संघीय व्यवस्था है वो इस तरह से स्टेट बनाता है जो कि उसकी संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट बनाया। आप आगे चल करके आज पढ़ोगे इसी चैप्टर में कि किस तरीके से ऐसे कई स्टेट रहे हैं जो अपनी संस्कृति अपनी भाषा के हिसाब से जो है वो अलग स्टेट बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको लगता है कि ये जो संघीय व्यवस्था है ये एक ही देश के कई टुकड़े करता है, लेकिन क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करने के लिए, उनकी भाषा को अलग से सम्मान देने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए इस तरीके से ये जो है सो हमारा क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करता है। तो बच्चों ये जो आपका स्लाइड है ना, ये समझ लीजिए आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से 100% होगा, चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में हो या तो राइटिंग के फील्ड में हो, लेकिन आपका यहां से एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज हम लोग और समझते हैं कि अगला हमारा स्लाइड क्या कहता है। देखो अब हम लोग को पढ़ना है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था के गठन के क्या तरीके हैं। संघीय व्यवस्था के गठन के क्या तरीके हैं ये हमने हालांकि डिस्कस कर लिया है, लेकिन आ जाओ एक बार और समझते हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र को एक साथ ला करके एक बड़ी इकाई बना देना, एक ये तरीका होता है कि हम छोटे छोटे कई सारे स्टेट्स को मिला करके और एक व्यवस्था बना दे। तो ये एक तरीके का होता है कि हम यहाँ पे एक संघीय व्यवस्था बनाए। दूसरा तरीका ऐसा होता है कि एक बड़े देश द्वारा अपने आंतरिक विविधता को ध्यान रखने के लिए, जैसा कि हमारा इंडिया है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया जैसा देश जो कि इतना बड़ा है, इतना विशाल है और इतना ज्यादा विविधता है जिसका कोई हद नहीं, तो इतने बड़े देश को इसकी विविधता का सम्मान करने के लिए जो है हम इन्हें छोटे छोटे अलग अलग स्टेट का रूप दे देते हैं। और जब एक छोटे छोटे स्टेट का रूप दे देते हैं तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों कि जो इस तरह से हम छोटा छोटा स्टेट भी बनाते हैं और स्टेट बनाने से वहां का प्रशासन बहुत आसान होता है और इसके साथ साथ यहाँ की जो समझ लीजिए क्षेत्रीय विविधता है इसका भी सम्मान होता है, ये भी बचा रहता है। ये भाषा बोलने वाले लोग यहाँ बहुत खुश हैं, है ना। यहाँ के लोग जो है सो कभी इस बात को लेकर कभी अपोज नहीं करेंगे कि हम मराठी बोलने वाले लोग हैं, हमको यहाँ पे अलग स्टेट दे दो, तो हमने इसे दे दिया। अब ये कभी भी इस बात को लेकर के गुस्सा नहीं करेंगे कि हमें जो है सो हमारा एक अलग स्टेट नहीं दिया गया, हमारे भाषा का सम्मान नहीं करने दिया गया। और इसी भाषा में यहाँ की जो सरकारें होती है, यहाँ की जो राज्य सरकार होती है, वो उसी भाषा को बढ़ावा दे सकती है, सारा काम उसी भाषा में करवा सकती है। तो इस तरीके से क्षेत्रीय विविधता का सम्मान होता है। तो एक तरीका तो होता है इस तरह से कि कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स को मिला करके एक बड़ा सा देश बना दो और एक बड़े देश को तोड़ के स्टेट में डिवाइड कर दो ताकि उसके क्षेत्रीय विविधता का सम्मान हो सके। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो तरीके से जो है वो संघीय व्यवस्था का गठन हो सकता है। अब इस तरीके से जो है वो कहाँ होता है, तो यूएसए में होता है, स्विट्जरलैंड में होता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश होते हैं वो इस तरीके से जो है सो गठित हुए हैं। मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट देशों को मिला करके और एक बड़ा सा स्टेट बना चुके हैं। लेकिन ये ऐसा है कि अपने बड़े से देश को ही छोटे छोटे स्टेट में बांट दिया है, जैसा कि भारत, बेल्जियम और स्पेन। ये सारे देश इस बात का एग्जाम्पल है, ये बात बताते हैं कि संघीय व्यवस्था को जो है वो इस तरीके से बांटने से हमारा जो आंतरिक विविधता है, जो लोगों के बीच में अलगाववादी विचारधारा होती है, इससे कभी भी देश टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, सबको सम्मान मिलता है और सब मिल करके एक बड़ा देश का रूप बना लेते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगले स्लाइड को। हमारा अगला स्लाइड में है बच्चों कि भारत में संघीय व्यवस्था जो है ये क्या, इसका क्या इतिहास रहा है। देखिए यदि हम बात करें तो आजादी के बाद भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया गया। यदि आप पूरा आर्टिकल्स पढ़ोगे तो सबसे जो पहला ही अनुच्छेद है, हमारा पहला अनुच्छेद है, यही हमसे कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अच्छा ये कैसा संघ होगा, ये ऐसा संघ होगा मतलब फेडरल होगा, मतलब हम इससे कभी भी अलग नहीं हो सकते, हम इससे टूट करके अलग नहीं हो सकते। हाँ बाहर के कुछ स्टेट्स को हम इसमें जोड़ सकते हैं लेकिन इससे तोड़ नहीं सकते। मतलब समझ में आ रहा है ना, हम बाहर के बहुत सारे स्टेट्स को, लैंड को जो है वो अपने में मिला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो स्टेट्स हैं वो यदि इंडिपेंडेंट बनना चाहे तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो याद रखना है ये पहली बात। दूसरा, संविधान में दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। सबसे पहला संघ सरकार और दूसरा राज्य सरकार। अभी यदि हम बात करें तो भारत में दो लेवल की सरकारें होती है जिसके पास अपने इंडिपेंडेंट अधिकार होते हैं। एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार। केंद्र सरकार को ही आप संघ सरकार भी कह सकते हैं। बाद में बच्चों पंचायत और नगर पालिका को भी तीसरी सरकार के रूप में, तीसरे स्तर की सरकार के रूप में जोड़ा गया। जैसे कि यदि हम बात करें तो यहां पर 1993
1993 73वें संविधान संशोधन जो है इससे लेकर के और 1993 के बाद इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया गया और नगर पालिका और पंचायत जैसी व्यवस्था को एक स्थानीय सरकार के रूप में जो है वो जोड़ लिया गया। उससे पहले सिर्फ 2 ही लेवल की सरकारें होती थी, वो है आपके संघ और राज्य सरकार होती थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से भारत में जो है वो वर्तमान में 3 लेवल पे जो है वो सरकारें रन कर रही हैं, चल रही हैं, है ना। आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो है ये है सूचियां। बच्चों इस पर बहुत ध्यान देना है। कानून बनाने के अधिकार को लेकर के, कानून बनाने, कौन कानून बनाएगा, किस विषय पे कानून बनाएगा, इस विषय को लेकर के सूचियां बनाई गई है, लिस्ट बनाए गए हैं और उस लिस्ट में कुछ कुछ विषय है। ये जो विषय है बच्चों, ये कौन सी सरकार उसको बनाएगी, इसको लेकर के ये पूरा डिटेल दिया गया है। जैसे कि यदि हम सूचियों की बात करें तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 3 तरीके की सूचियां हैं। कितना? तो 3 तरीके की सूचियां हैं। एक का नाम है संघ सूची। क्या नाम है? बोलना है संघ सूची साथ साथ में। दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। क्या है? बोलिए, समवर्ती सूची। अब देखो ये तीनों सूचियां क्या है। संघ सूची में जितने भी चीजें शामिल है उसमें कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। मतलब इसमें जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मामले हैं, जितने भी विषय हैं, उसमें कानून केवल कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार बना सकता है। जबकि राज्य में, राज्य सूची में जितने भी चीजें शामिल हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास। जबकि समवर्ती सूची, कुछ कुछ ऐसी सूचियां भी है, कुछ कुछ ऐसे विषय भी हैं जिस पर दोनों मिल करके कानून बनाते हैं, इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। जैसे कि यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोनों मिल करके जो है वो हमारा कानून बनते हैं। जैसे कि संघ सूची में क्या क्या आता है? तो प्रतिरक्षा, मतलब डिफेंस। यदि हम डिफेंस की बात करें तो बॉर्डर का जो सिक्योरिटी फोर्स होता है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयर फोर्स हो, इन तमाम चीजों को जो हैंडल किया जाता है ये संघ सूची का मामला है। इसमें राज्य सूची का कुछ भी नहीं है ना। मतलब बिहार, मान लो बिहार पुलिस है तो बिहार पुलिस जाकर के बॉर्डर पे खड़ी हो सकती है और कह सकती है कि हम देश की रक्षा करेंगे, और वो जो है AK-47 लेके खड़ा हो जाएगा और कहेगा आज से हम BSF के पार्ट है। ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि राज्य सरकार के अंडर में ये आती ही नहीं है। ये जो है डिफेंस जो होता है, इंटरनेशनल डिफेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी, ये सारा काम जो होता है ये आपका संघ सूची में शामिल है। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर के जो भी फैसले लेने होंगे ये सारा केंद्र सरकार लेती है बच्चों। तो इस तरीके से आपके पास 3 तरह की सूचियां हैं, जिसमें से पहला आपको समझ में आ गया प्रतिरक्षा। दूसरा विदेशी मामले। यदि विदेश को लेकर के यदि कोई भी मामला होता है तो इसे केंद्र सरकार ही इस पे फैसला लेती है, जिसके लिए स्पेशल एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो कि विदेश मंत्री होता है। अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है बता सकते हो? वर्तमान में जो है विदेश मंत्री ये है डॉक्टर एस जयशंकर। बड़े ही तेज तरार डॉक्टर एस जयशंकर जो है ये आपके वर्तमान में जो है वो विदेश मंत्री है, ये आपको याद रखना है। और ये जो विदेश मंत्री हैं ये ज्यादातर विदेशी मामलों को यही देखते हैं, लेकिन मोदी जी जो कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर के हेड होते हैं वर्तमान में, यदि हम बात करें तो जैसे कि अभी बीजेपी की पार्टी चल रही है केंद्र में और वहां पे मोदी जी बैठे हैं चीफ, और उसके नीचे जो जितने भी मंत्रिमंडल बने हुए हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें ये विदेश मंत्री का रूप में अभी डॉक्टर एस जयशंकर बैठे हुए हैं। तो ये जो है सो विदेशी मामले को तो देखते ही हैं, लेकिन इस तरीके से जितने भी अब विदेशी मामले को ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर है और कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र सरकार का पार्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस पे भी कौन फैसला लेगा? तो केवल और केवल केंद्र सरकार ले सकते हैं। ऐसे ही बैंकिंग, बैंक को लेकर के क्या मुद्राएं रहने वाली हैं, क्या टैक्सेशन सिस्टम रहने वाला है, ये तमाम जो फैसले लेते हैं ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ले सकती है। संचार मतलब मीडिया, मीडिया में क्या दिखाना है, हमारे देश का रेपुटेशन बचा रहे, इसके लिए मीडिया पे लगाने वाला सारा प्रतिबंध क्या होना चाहिए। राइट टू स्पीच है, हम समझ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सारे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी हमारे पास है, लेकिन एक कंट्रोल होना चाहिए। मीडिया क्या कर सकती है, उसके जो पावर और लिमिटेशंस होते हैं, इसके विषय में जितने कानून होते हैं ये केवल और केवल केंद्र सरकार बना सकती है, क्योंकि ये संघ सूची का मामला है ना। ऐसे ही मुद्रा को लेकर के हमारा करेंसी क्या होने वाला है, डीमोनेटाइजेशन अभी हुआ है ना, नोटबंदी हुआ, तो ये तमाम जो फैसले हैं बच्चों ये कभी भी कोई राज्य सरकार नहीं ले सकती। और वैसे यदि ये राज्यों के अंडर में होता तो अलग अलग स्टेट का अपना अपना राज्य होता है ना, झारखंड का अलग होता, बिहार का अलग होता, मध्य प्रदेश का अलग होता, कश्मीर का अलग होता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये केंद्र सरकार का सूची का विषय है, तो केंद्र सरकार एक साथ फैसले लेती है जो कि पूरे देश के लिए होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब राज्य सूची में ऐसे कौन कौन से मामले हैं, देखिए राज्य सूची में है पुलिस, इसीलिए आप देखते हो कि अलग अलग स्टेट का अपना अपना पुलिस होता है, बिहार पुलिस, पंजाब पुलिस, बंगाल पुलिस, है ना, ऐसे ही गोवा पुलिस, तो हर जगह का अपना अपना पुलिस है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यह स्टेट लिस्ट का मामला है।
राज्य सूची का मामला है जिसे राज्य सरकार केवल हैंडल करती है। ऐसे ही व्यापार को लेकर के उसमें टैक्सेशन सिस्टम क्या होने वाला है, ये तमाम चीजें जो है वो राज्य सरकार में आएंगे। वाणिज्य, कॉमर्स, कृषि, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर क्या टैक्सेस होने वाले हैं, ये तमाम चीजें राज्य सरकार देखेंगी। सिंचाई होगा यहाँ पे, सिंचाई मतलब इरिगेशन को लेकर के क्या मामला रहने वाला है, ये तमाम जानकारी जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं ऐसी सूची के बारे में जो कि है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों सरकारें मिल करके कानून बनाती है। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है ये दोनों मतलब समवर्ती सूची का विषय है, मतलब दोनों सरकारें मिल करके इस पे फैसला लेने वाली है। अब यदि हम शिक्षा की बात करें तो आप जानते हो जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, प्राथमिक शिक्षा जो होती है, ये प्राथमिक शिक्षा को हमारा जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कहती है, और वैसे होनी भी चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा को बच्चे को अपनी भाषा में दिया जाए, ताकि वो अपनी भाषा को सीख के आता है वो घर से, और उसे स्कूल में एकदम अलग सा लैंग्वेज मिल जाए तो वो तो घबरा जाएगा। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा को उस स्टेट में जो लोकल भाषा में दी जाती है शिक्षा, उस पर दी जाती है, और धीरे धीरे इसे जो है स्टैंडर्ड लेवल पे ग्लोबल लैंग्वेज के साथ कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि इंग्लिश के साथ। अब बेसिक लेवल पे यदि आप इंग्लिश नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो वैसे आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज को सीखना होगा, आपको ग्लोबल लैंग्वेज को सीखना होगा, ताकि आप हायर एजुकेशन में आपका हेल्प कर सकता। इसीलिए तो इस तरीके से आपने देखा कि जो शिक्षा है इसे स्टेट जो है वो अपने हिसाब से चलाती है, और जैसे जैसे हम एजुकेशन को ऊपर लेकर के चलते हैं, तो जैसे कि आप देखो जब आप छोटे होते हो उस समय आप बोर्ड के कुछ अपनी एक जो बोर्ड होती है, स्टेट बोर्ड होती है, उसका आप पढ़ते हो, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो वैसे वैसे एक सेंट्रल लेवल की तैयारी में आप जुड़ जाते हो। तो कहीं ना कहीं स्टेट का भी इसमें अधिकार है, इसमें उसका भी हस्तक्षेप है, वो भी काम करती है, और धीरे धीरे केंद्र सरकार जो होती है ये भी इस मामले में अपना काम करती है। तो इस तरीके से शिक्षा जो है बच्चों, ये दोनों सब्जेक्ट मतलब समवर्ती सूची का विषय है जिसमें दोनों मिल करके कानून बनाते हैं। ऐसे ही वन हो गए जंगल, ये जो जंगल होते हैं ये भी दोनों के मतलब समझ लीजिए विषय है, तो दोनों मिल करके इस पे कानून बनाते हैं। मजदूर संघ विवाह, मजदूर संघ का क्या होना है, विवाह का क्या है ना, विवाह के सिस्टम क्या होंगे, गोद लेने का सिस्टम क्या है, उत्तराधिकार कानून का क्या सिस्टम है ना। पर्यावरण भी याद रखना है, पर्यावरण भी जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो आपको इन तमाम जो चीजें आपने अभी देखा, इस तरीके से हमने सूचियों के बारे में आज हमने पढ़ा, जिसमें आज हमने पढ़ा कि इस तरीके से 3 तरह की सूचियां होती है, और अलग अलग सूचियों के आधार पे जो है सरकारों के पास अलग अलग तरीके से जो है सो कानून बनाने का अधिकार है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये स्लाइड भी आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। चलो आगे बात करते हैं कि भाषाई राज्य। अब बच्चों अभी हमने सीखा है कि हमारे देश में, हमारा देश बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत सारे राज्यों का गठन इस आधार पे हुआ है कि उसकी भाषा क्या होगी। तो भाषाई राज्य ऐसे कौन कौन से हैं जिसे भाषा के आधार पे जो है राज्यों का गठन हुआ है। तो 1947 से आज तक भारत के कई राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पे किया गया, जबकि कई ऐसे ऐसे राज्य रहे जिसे संस्कृति, उसके भौगोलिक बनावट को लेकर के या तो जातीयता को लेकर के वो खास जनजाति के लोग हों, इस तरीके से लेकर के जो है उसका गठन हुआ है। जैसे कि नागालैंड, उनकी अपनी संस्कृति अच्छे से चले इसीलिए नागालैंड को एक अलग स्टेट मिला। बाद में उत्तराखंड जिसे हम उत्तरांचल भी कहते हैं, उसके बाद झारखंड जिसे बिहार से अलग कर दिया गया था, कब, तो 15 नवंबर 2000, है ना। याद रखना है ये बात कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जो है वो झारखंड को बिल्कुल अलग कर दिया गया था, और ये इस बात का सबूत है कि झारखंड जो है जहां पे अपनी एक जनजातीय संस्कृति रही है यहाँ की, तो यहाँ इसको जो है सो बिहार से बिल्कुल अलग कर दिया गया। 44% ऑफ लैंड जो है, सॉरी 46% जो लैंड है बिहार का, उसे काट करके और झारखंड अलग बना दिया गया था। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्टेट्स का गठन किया गया था। चलो आगे बढ़े। लिखा है हिंदी भाषा को भारत का राजभाषा बनाया गया, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों की मातृभाषा थी। बच्चों इसकी एक अलग कहानी है जिसमें आप पढ़ते हो कि कैसे हिंदी को सबसे पहले जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो भारत में हिंदी भाषा को मातृभाषा बनाने की बात उठी। मातृभाषा इसे बना भी दिया गया, पूरा जो है सो एक समझ लीजिए कि राजभाषा समझ लीजिए बना दिया गया पूरे स्टेट का, सॉरी पूरे कंट्री का। तो जब हिंदी को बना दिया गया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ देखा गया कि केवल 40% ही लोग ऐसे हैं जो कि केवल हिंदी बोलते हैं, प्योर हिंदी उसकी मातृभाषा है। बाकी साउथ इंडियंस जितने भी हैं, या इधर बांग्ला हो गए, इधर मराठी हो गए, गुजराती हो गए, और साउथ इंडिया में जितने भी लोग थे ये सभी लोग तो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि केवल हिंदी जो है उसे हम मातृभाषा के रूप में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो बोलोगे कि आखिर हमारा और उनके साथ कनेक्टिंग लैंग्वेज कौन सा है, हम जो है वो साउथ इंडियन के साथ किस भाषा में कनेक्ट कर पाते हैं, तो सिर्फ एकमात्र लैंग्वेज उस समय चल रहा था जो है आपका इंग्लिश। क्योंकि अंग्रेज जो है वो हमारे देश पे 300 सालों तक शासन किया बच्चों, और ये 300 सालों के दौरान जो है वो चाहे साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, उन्हें एक भाषा तो उन्होंने सिखा दिया, वो है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश एक तरीके से हमारा कनेक्टिंग लैंग्वेज बन गया जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के साथ कनेक्ट कर सकता था। इसके वजह से क्या हुआ कि 40% जो लोग थे वो केवल हिंदी बोलते थे, तो हिंदी को मातृभाषा बनाने पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ। जब इसके ऊपर विरोध हुआ तो संविधान में हिंदी के अलावा 21 और भाषाओं को जो है वो अनुसूचित भाषा का दर्जा दे दिया गया। अब यदि हम बात करें आपसे तो 21 भाषा जो है वो तो है ही, और हिंदी को भी मिला दिया जाए तो टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो ये जो 22 भाषा है, ये क्वेश्चन में कई बार आता है कि हमारे अनुसूचित भाषाओं के लिस्ट में टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो आपको याद रखना है ये 22 भाषा है। और ये किस अनुसूची में है, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में है, ये भी आपको याद रखना है। ये 8वीं अनुसूची में जो है वो टोटल 22 भाषाएं हमारी दी गई है। तो याद रखना है कि 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में संविधान में हमें देखने को मिल जाता है। 21 तो है ही, और हिंदी को जोड़ दिया जाए तो ये आपके 22 हो जाते हैं। अब बात करें तो राज्यों में अपनी अपनी राजभाषाएं रखने का बात कही कि राज्य, जितने भी राज्य हैं वो सभी अपने अपने राजभाषा रहेंगे जिसमें वो अपने अधिकांश काम को करेंगे। जितने राजनीतिक काम होंगे ये सारा वे अपने अपने भाषा में कर सकते हैं। मतलब जो पश्चिम बंगाल है वहां पे बांग्ला भाषा में हो सकता है, साउथ इंडियन अपने अपने भाषा में जो है सो सारे राजनीतिक कार्य कर सकता है। संविधान के अनुसार 1965 तक, अब कहानी एक और है कि जब हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर लिया गया तो कहा गया, जब संविधान लागू हुआ तब, कि सिर्फ 15 सालों तक मतलब 1965 तक जो है वो हम क्या करते हैं, इंग्लिश को भी साथ साथ लेकर के चलते हैं। मतलब हिंदी को मातृभाषा तो बनाया नहीं गया, तो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, किसे, इंग्लिश को बना दिया गया, ताकि हिंदी तो रहेगी ही रहेगी, साथ ही इंग्लिश को हम अभी भी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं, ताकि साउथ इंडिया के साथ हमारा कनेक्शन बना रहे और साउथ इंडिया को ऐसा ना लगे कि सिर्फ हिंदी को, जो कि यहाँ का बहुसंख्यक लोग बोला करते थे, उनका केवल भाषा को जो है सो राजभाषा नहीं बना दिया जाए। इसीलिए इंग्लिश को 1965 तक रखा गया कि तब तक जितने भी सरकारी कामकाज होंगे उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो जाएगा, और 1965 के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अनेक गैर हिंदी भाषी जो थे वो 1965 के बाद भी जो है इसका विरोध खत्म नहीं हुआ। जितने भी गैर हिंदी भाषी थे, मतलब जो कि हिंदी नहीं बोलते थे, उनके द्वारा लगातार विरोध करने के वजह से जो है इसे जो है सो क्या लिखा है, हिंदी भाषी प्रदेशों में भी अंग्रेजी प्रयोग जो है वो जारी रखने की मांग कही। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा जो है वो लगातार चलता रहेगा, अभी हम इसे बंद नहीं करेंगे। तो 1965 के बाद भी जो है वो इसे कंटिन्यू रखा गया और ये आज तक चलता आया है। तो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम एक्सेप्ट कर चुके हैं किसे, तो अंग्रेजी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसलिए हमारे देश में सरकारी काम में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है। जैसे कि आप देखोगे कोर्ट्स वगैरह में, है ना, मतलब जो अदालतें होती है वहां पर यदि कोई साउथ इंडिया का कोई जज आ गया, ट्रांसफर हो गया उसका, तो वो हिंदी उसको आ ही नहीं रहा है। अब हिंदी नहीं आ रहा है तो क्या होता है, उसे इंग्लिश के रूप में जो है उसे ट्रांसलेशन करके चीजें पेश की जाती है। या तो वो अपने जितने भी जो न्याय होता है इसे वो अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में तो करता ही है। यदि वो सिर्फ अंग्रेजी में न्याय सुना रहा है तो उसे हिंदी में ट्रांसलेशन के माध्यम से पेश किया जाता है। तो जितने काम है वो आज हिंदी के साथ साथ जो है वो अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग आज हमारे देश में हो रहा है। चलिए, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ से एक नया टॉपिक है जो कि है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। यदि हम बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है ये अच्छे कहीं हो या लगातार उसके बीच में ये संबंध बनता रहे, तो ये तो एक तरह से संघवाद की निशानी होगी, हमारे लोकतंत्र की मजबूती का निशानी होगा। तो संघवाद अच्छा कब बनेगा, जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार सब आपस में कोऑर्डिनेट करके जो है वो बहुत अच्छे से देश को चला रहे हों। यदि हम बात करें तो काफी समय तक जो है अधिकांश राज्यों व केंद्र में एक ही पार्टी का राज रहा है। यदि आप इंडिपेंडेंस से देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद काफी सालों तक जो है वो एक ही पार्टी पूरा केंद्र में जो है रहता आया है। तो केंद्र में चूंकि एक ही पार्टी का हमेशा से दबदबा बना रहा, तो केंद्र सरकार जो है वो जितने भी छोटी छोटी पार्टियां जो कि अलग अलग राज्यों में उभर रही होती थी उसे भी वो क्या करता है, उसे वो बर्बाद कर देता था, उसे तबाह कर देता था और उसे उठने का कभी मौका ही नहीं मिलता था। इस तरीके से आप देखिए कि एक ही तरह की जो पार्टी है वो पूरे केंद्र में भी और राज्यों में भी जो है तो अपना दबदबा बनाए रहा। काफी दिनों तक, इंडिपेंडेंस के बाद भी काफी दिनों तक जो है वो सिर्फ एक ही जो पार्टी है वो पूरे देश पे राज करती रही। लेकिन धीरे धीरे जब हम 1990 का दौर देखते हैं तो 1990 के बाद कई सारे क्षेत्रीय पार्टी जो है वो उभरती हैं अलग अलग राज्यों में, और इस तरीके से उभरने के बाद भी क्षेत्रीय पार्टी पहले भी उभर रही थी
लेकिन उन्हें उठने का मौका नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रांग पार्टी रही है जो कि आजादी के बाद से काफी सालों तक अकेली काम करती रही है। तो इस तरीके से 1990 के बाद जो है बच्चों, ये धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी के बढ़ने के साथ 1990 में पहली बार गठबंधन सरकार बनती है। और जब पहली बार गठबंधन सरकार बनती है तो क्षेत्रीय दल के जो लोग होते हैं या तो क्षेत्रीय लेवल पे जो पार्टियां बनती है उन्हें अब सरकार में आने का मौका मिलता है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार जो मनमानी ढंग से हमेशा बढ़ते चली जा रही थी अकेले, अब वो धीरे धीरे कम होता है और संघवाद जो है वो एक मजबूत स्थिति पे पहुंचता है। मतलब यदि सोचो कि केंद्र में भी एक ही पार्टी हो, केंद्र में भी मान लो कि शुरुआत में जैसे कि हमारे देश का सबसे पहली जो पार्टी रही है वो कांग्रेस रही है, और सोचो कि हर राज्यों में भी यदि कांग्रेस ही रहे, तो आपको लगता है कि कांग्रेस तो मनमाने ढंग से हर जगह पे काम कर सकती हो। लेकिन जैसे जैसे संघवाद मजबूत बनेगा और यदि राज्यों में अलग पार्टी आ जाए, मान लो कि यहाँ पे एक अलग पार्टी है, एक दूसरी पार्टी यहाँ पे काम कर रही है और यहाँ पे अलग पार्टी है, अब वहां अलग पार्टी, यहाँ अलग पार्टी है, और ये केंद्र सरकार किस तरह से राज्यों को छूट देता है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, अपना जनमत जो है वो बना सके, लोगों को अपने पक्ष में कर सके, और इस तरीके से केंद्र सरकार अपने लेवल पे काम करे और राज्यों को भी काम करने का छूट मिले, तो ये तो संघवाद के मजबूत होने की निशानी होगा ना। इस तरीके से जो है वो संघवाद बहुत ही ज्यादा तेजी से मजबूत बनने का समझ लीजिए सिलसिला शुरू होता है आपके 1990 के बाद, जब क्षेत्रीय लेवल पे पार्टियां भी बनती है और गठबंधन सरकार का गठन होता है। चलो अब बात करते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण वैसे तो आपने समझ लिया है कि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर को डिवाइड कर देना। अब ये समझते हैं, भारत में कई प्रांतों में यूरोप और स्वतंत्र राष्ट्रों में बड़ा होने के बाद भी उनकी विविधता के कारण जो है वो तीसरे स्तर की स्थानीय सरकार शुरू की गई। हमारे देश में जैसे किया गया, हमारा देश बहुत विशाल है, विविधता का सम्मान रखने के लिए हमने कई सारे राज्यों का गठन किया। जब केंद्र और राज्य सरकार मिल करके और अपने अपने पावर का कुछ हिस्सा स्थानीय सरकार को देती है और उसे भी अपने लेवल पे काम करने का मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, फ्रीडम देती है, तो इसे हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब मैंने हमें आपको समझा दिया कि जब सारा पावर एक आदमी के हाथ में सेंट्रलाइज्ड हो, केंद्रित हो, तो इसे केंद्रीकरण कहते हैं। लेकिन यदि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता हो, कई सारे लोगों में बांटा जाता हो, तो इसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। राइट। आगे, गांवों में ग्राम पंचायत और शहरों में जो नगर पालिका है वो इस बात का सबूत है कि भारत में सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, यहां पर इसका विकेंद्रीकरण हुआ है। लेकिन बच्चों एक और बात, यहां पर आपको एक नई कहानी समझना चाहिए कि पंचायत और नगर पालिका पहले भी थी, बहुत पहले से काम कर रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अधिकार नहीं था, उन्हें फंड नहीं दिए जाते थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं था। और जब अधिकार नहीं था तो अधिकार है ही नहीं तो वो ऑफिसर क्या करेगा। तो इनके पास जो है वो पहले पंचायत होती थी और नगर पालिकाएं होती थी, लेकिन इन्हें पावर नहीं था। लेकिन फिर होता है 1993, याद रखना है आपको, जब 73वां संविधान संशोधन होता है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये पेश किया जाता है, लेकिन 1993 से लागू होता है। और सबसे पहले नगर पालिका को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने वाला जो स्टेट था ये था एमपी, आपको याद रखना चाहिए, मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो सबसे पहले अपने जो स्थानीय सरकार है, ग्राम पंचायत और नगर पालिका, उसे स्ट्रांग बनाने का काम करती है और धीरे धीरे ये पूरे देश में लागू होता है। 73rd संविधान संशोधन, जबकि ये कानून बन जाता है, एक संविधान का एक लिखित कानून बनता है, इसके बाद नगर पालिका और ग्राम पंचायत जो होता है उन्हें पावर मिलता है, उन्हें फंड मिलते हैं ताकि वो स्थानीय लेवल पे लोगों का भला कर सके, और इस तरीके से जो है वो आपका पंचायत और नगर पालिका स्ट्रांग बनती है। बच्चों तो आपको समझ में आ रहा है कि नगर पालिका थी, लेकिन यदि बात करें कि उसके पास पावर कब से आया, उन्हें फंड कब से मिलने लगा ताकि वो स्थानीय लेवल पे काम कर सके, तो ये आपको याद रखना है 73rd ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है 1993 के बाद जो है ये सबसे ज्यादा पावरफुल हमें दिखती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण के बाद ये कौन सा टॉपिक है, 1992। देखो अभी हमने आपको एक बात बताया, 1 मिनट, हाँ ठीक, हमने अभी आपको एक बात बताया कि 1993 के बाद जो है सो आपका तीसरे लेवल की जो सरकार है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनती है, लेकिन उस समय से तो वो लागू हो गया ना। 1992 की बात करें, जब हमारे पास ये बिल आती है और ये इस पे बात विचार बढ़ता है, तो 1992 भी हम समझ सकते हैं कि उसके बाद तीसरे स्तर की जो ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनने का क्या क्या हुआ, मतलब जो थर्ड लेवल की जो सरकारें होती है उसे स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या किया गया। अब देखना ध्यान से कि कितने बड़े बड़े बदलाव होते हैं 73rd ऑफ अमेंडमेंट के बाद। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो अब लोकल जो गवर्नमेंट थी, मतलब मुखिया हो गया, नगर जो पंचायत है, ग्राम पंचायत में और नगर पालिका के लिए, इन सभी के लिए जो
जो स्थानीय सरकार है उनके लिए भी अब क्या होने लगा, तो नियमित चुनाव, रेगुलर उनका चुनाव होने लगा। पहले चुनाव भी नहीं होते थे, रेगुलर जो है वो उनका इलेक्शन नहीं होता था, लेकिन अब जो है इसका नियमित इलेक्शन होना शुरू हो गया। SC ST OBC के लिए जो है सो सीटों को आरक्षित किया गया। कहां पर? स्थानीय सरकार में। स्थानीय सरकार में अब जो है वो इनके हिसाब से आरक्षण भी दिया गया, ताकि जो नीचे से नीचे तबके का जो लोग हैं उन्हें भी उठने में मदद मिले और वो अपने समाज के लिए काम कर सके। आगे बात करें तो कम से कम 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है, तो इसे भी आप याद जरूर रखें कि महिलाओं के लिए स्थानीय सरकार में कितनी सीटें आरक्षित है, तो 1/3। मतलब यदि 100 सीटें हैं तो आपको याद रखना है कि 33% जो सीटें हैं ये आरक्षित होगा किनके लिए? महिलाओं के लिए। किसमें? तो केवल स्थानीय सरकार के लिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण अभी तक नहीं है, लेकिन स्थानीय सरकार में इस अमेंडमेंट के साथ जो है उसे 33% का जो है वो क्या दिया जाता है? आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद बात करें तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव रेगुलर तौर पे हो रहा था, लेकिन इसे कराता कौन है? ये भी आपको याद रखना है। देखिए, जितने भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव और जितने भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसे कौन कराता है? ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसे करवाने वाला जो है ये है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। ये जो है सो आपका विधानसभा और लोकसभा दोनों इलेक्शन कौन करवाते हैं? ये करवाता है। लेकिन जो लोकल लेवल पे होती है, मुखिया का चुनाव होता है या पंचायत समिति का चुनाव होता है, वार्ड सदस्य का होता है, जिला परिषद का होता है, जो कि लोकल लेवल का गवर्नमेंट बनाती है, ये सारे जो चुनाव करवाती है, उसके लिए अब एक स्वतंत्र आयोग बनाया गया जिसका नाम है राज्य चुनाव आयोग। तो बच्चों याद रखना है आपको कि राज्य चुनाव आयोग जो है वो इसके बाद बनाया गया 73rd अमेंडमेंट 1993 के बाद। तो देखिए कितने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिससे स्थानीय सरकार को जो है एक मोटिवेशन मिल सके, उसको जो है पावर मिल सके, और इस तरीके से हमारा स्थानीय सरकार मजबूत बनती है। आगे बात करें तो राज्य सरकारों को राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा देने की बात कही गई स्थानीय स्वशासित निकायों को। मतलब स्थानीय सरकारों को अब कुछ कुछ राजस्व का भी हिस्सा मिलेगा, कुछ पैसे भी मिलेंगे और उनको कुछ अधिकार भी मिलेगा, कुछ फंड भी मिलेगा, ताकि वो स्थानीय लेवल पे लोगों का भला कर सके। तो आपने देखा कितनी मजबूती मिलती है 1993 के उस अमेंडमेंट के 73rd अमेंडमेंट 1993 के बाद जो है ये बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। और इस तरीके से आप समझ सकते हो कि संघवाद का जो तीसरी इकाई है ये भी अब बहुत मजबूत बनती है, और संघवाद को इससे एक नई मजबूती हमें देखने को मिल जाता है। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यही के बाद देखें तो जम्मू कश्मीर बच्चों, जम्मू कश्मीर जो कि अब तो यहाँ पे 370 आर्टिकल जो है वो हटा दिया गया है ना, मोदी जी के शासनकाल में जो है वो 370 जो है वो हटा दिया गया। लेकिन जो हमारा जम्मू कश्मीर है इसे विशेष दर्जा प्राप्त था पहले, और यहाँ पर अपना एक संविधान हुआ करता था। तो वहां के स्वशासी निकाय के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अपना संविधान हुआ करता था, अपना झंडा होता था, अपना सब कुछ सिस्टम होता था, जब तक वहां पे आर्टिकल 370 था तब तक। अब तो वहां से हट गया है, तो जो नया सिनेरियो है वो तो बिल्कुल अलग है। वहां पर अब तो 370 खत्म हो चुका है, जब तक 370 था तब तक वहां पर अपना संविधान था, लेकिन अब बातें बिल्कुल डिफरेंट है। यदि हम केंद्र शासित बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? देखिए, हमारी यदि बात करें तो हमारे देश में इस तरीके से जो है हमारा पूरा स्टेट है, हमारा पूरा इंडिया है, पूरा कंट्री है, और यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप, ये सारे कुछ कुछ ऐसे जगह हैं। फिर यहाँ पे पुद्दुचेरी वगैरह है, यहाँ पे दमन द्वीप वगैरह है। ये जितने भी हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? ये वैसे कुछ देश, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं बच्चों जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है, या तो ये हमारे मेन लैंड से बहुत दूर होता है, और मेन लैंड से यदि बहुत दूर है तो यहाँ पर हम स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि यदि हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं तो यहाँ पर कुछ समय के बाद हो सकता है कि ये अलग देश बनाने की मांग कर सके। यहाँ के स्थानीय लोग मिल करके हो सकता है इस देश के विभाजन की बात करना शुरू कर दे। इसीलिए जो हमारे मेन लैंड से बहुत दूरी पे है या कोई विवादित जमीन है, उसे केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में रखने के लिए इसे यूटी बना दिया, मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जैसे एग्जांपल में कौन कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपका लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, है ना। तो ऐसे ऐसे वर्तमान में यदि हम बात करें तो टोटल हमारे देश में अभी 8 जो है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें दिल्ली भी एक है।
है ना। तो ये सारे जितने भी ये केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं, जिसपे केंद्र सरकार का डायरेक्ट पावर चलता है, वहां पे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। संविधान में वर्णित संघीय व्यवस्था के अधिकारों में बदलाव करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत से मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। तो एक और बात आपको समझना होगा यहां से कि यदि आपको संघीय व्यवस्था के मूल ढांचों में यदि आपको बदलाव करने हैं, संघीय व्यवस्था जो कि इस तरह से 3 लेवल की सरकारें होती है, इसके मूल ढांचे में यदि आपको कुछ बदलाव करने हैं तो इसके लिए आपको संसद के 2/3 भागों से मंजूरी लेना पड़ेगा। 2/3 सदस्य यदि मिलकर के आपको मंजूरी दे तभी आपका ये काम हो सकता है, और कम से कम तो आधे राज्यों के विधानसभा से भी आपको ये बात मनवानी होगी कि अब हम संघीय व्यवस्था के इन सभी मूल ढांचों में हम बदलाव करना चाहते हैं, नहीं तो ये मूल ढांचे कभी बदलेंगे ही नहीं। आगे बात करें तो लिखा है शक्तियों के बंटवारे को लेकर के जब भी विवाद होगा, मान लो कि कोई शक्ति केंद्र सरकार के अंडर में आ रहा है या राज्य सरकार के अंडर में आ रहा है और केंद्र सरकार उसे दे नहीं रहा, ऐसे समय में जब भी विवाद होगा तो इस पे अंतिम फैसला जो सुनाएगा ये या तो उच्च न्यायालय, उस यदि वो राज्यों के बीच का मामला हो तो वहां का हाई कोर्ट, या तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका अंतिम फैसला सुनाने वाला है और आपको बताने वाला है कि किसके अधिकार क्षेत्र में ये सारे मामले आने वाले हैं। क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं आगे, ग्राम पंचायत। बच्चों यहां से अब हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि संघवाद के मामले में जो ये नए जो तीसरी व्यवस्था बनी है उसके विषय में आपको जानना चाहिए। यदि हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत एक तरह का परिषद होता है, एक तरह का काउंसिल होता है जिसमें कई सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत का यदि अध्यक्ष की बात करें, अब देखो यदि हम स्थानीय सरकार की बात करें बच्चों, तो स्थानीय सरकार ना हम 2 लेवल पे पढ़ सकते हैं, 2 लेवल। एक तो गांव के लेवल पे हम पढ़ सकते हैं और एक जो होता है वो शहर के लेवल पे पढ़ सकते हैं। तो आप जानते हो कि गांव के लेवल पे चलता है ग्राम पंचायत। क्या चलता है? वहां की जो काउंसिल होती है उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत। मतलब गांव के लेवल पे जो स्थानीय स्वशासी निकाय है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं, जबकि यहाँ पर हम इसे कहते हैं नगर पालिका। क्या कहते हैं? नगर पालिका। और बच्चों ये यदि ये जो शहर नहीं, ये यदि नगर हुआ, मतलब बड़ा शहर हुआ, मेट्रो सिटी हुए, ऐसे समय में हम क्या करेंगे, वहां पे नगर पालिका नहीं बल्कि नगर निगम होता है। क्या होता है बोलो? नगर निगम होता है। ठीक है। यहाँ के जो चीफ होते हैं, यहाँ के जो चीफ होते हैं ग्राम पंचायत का, उसे मुखिया कहा जाता है या कहीं कहीं पर प्रधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान। इस तरीके से याद रखना है कि ग्राम पंचायत का मुखिया या तो प्रधान कहा जाता है, जबकि यदि नगर पालिका का हेड है तो इसे वहां का चेयरपर्सन कहा जाता है, चेयरमैन कहा जाता है, चेयरपर्सन कहा जाता है, या तो वहां का आप अध्यक्ष भी कह सकते हो, है ना। तो नगर पालिका का नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, जबकि नगर निगम की बात करें तो यहां पर होता है बच्चों मेयर। क्या होता है? याद रखना है, यहाँ पर मेयर होता है। तो सबके अपने अपने अध्यक्ष होते हैं। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मुखिया कहलाता है। नगर पालिका जो कि छोटे शहर है तो उसका जो स्वशासी निकाय है, स्थानीय सरकार है, उसे हम नगर पालिका कहते हैं, और यदि कोई बड़ा शहर है तो उसे नगर निगम कहते हैं। ग्राम पंचायत का जो हेड होगा उसे मुखिया, नगर पालिका का अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष ही कहते हैं, और नगर निगम का जो हेड होता है उसे मेयर कहा जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए। अब यहां से आप पढ़े तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि ग्राम पंचायत का नगर जो एक तरह का परिषद है जिसका एक अध्यक्ष होता है, और वो जो अध्यक्ष होता है, ये जो अध्यक्ष होता है उसे हम मुखिया कहते हैं। अभी हमने पढ़ा गांव के स्तर पे स्थानीय सरकार जो होता है ये पंचायती राज में आता है। मतलब गांव के लेवल पे जो स्वशासी निकाय है, वहां का जो शासन व्यवस्था है उसे हम पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज में क्या होता है कि जो सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें पंच कहा जाता है। आप जानते हो एक मुखिया चुने जाते हैं, एक वार्ड सदस्य चुने जाते हैं, और ये जो वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, ये सभी मिल करके और पंच का रूप बनाते हैं। और ये सारे पंच मिल करके लोकल लेवल पे न्याय भी सुनाते हैं। मतलब पंचायत जब भी होती है तो इस पंचायत में यही सारे लोग मिल करके और फैसला सुनाते हैं। लोकल लेवल पे छोटे छोटे मामलों का निपटारा ये खुद कर देते हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं या तो उसे प्रधान बोला जाता है या सरपंच या मुखिया कहा जाता है। गांव के सभी जितने भी मतदाता होते हैं ये ग्राम पंचायत के सारे मेंबर होते हैं। बच्चों याद रखना है जितने लोग वोट दे रहे हैं, जैसे कि हम आपको बहुत अच्छे से यदि बताना चाहें तो यदि ये पूरा एक पंचायत है तो इस पंचायत का हेड कौन है? तो मुखिया है ना, मुखिया है। और ये मुखिया के नीचे तो हर वार्ड से चुने जाते हैं कौन? तो वार्ड सदस्य। तो वार्ड सदस्य ये सारे लोग मिल करके और पंच का निर्माण करते हैं। और इसमें जितने मतदाता हैं, जितने भी वहां के नागरिक हैं जो उसको वोट देते हैं, इन सभी को ये सारे, इस याद रखिएगा कि पंचायत के ग्राम सभा के जो हैं ये सारे सदस्य होते हैं। कौन? तो ये जितने भी गांव के सभी मतदाता होते हैं ये ग्राम सभा के, ये जो सभाएं होती हैं इसका सभी लोग सदस्य होते हैं। मतलब जब भी मीटिंग हो तो इन सभी में से कोई भी मेंबर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और एक और बात यहाँ पर जो है बच्चों ये याद रखना है,
प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। यहाँ पे प्रत्यक्ष तरीके से सारी बातें होती है, मतलब सब लोग बैठ करके एक ही जगह पे एक बड़ा सा मीटिंग होगा और उस मीटिंग में सभी लोग मिल करके और प्रत्यक्ष तरीके से सभी मुद्दों पे बातचीत करते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष तरीका। अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं कि तुम जाओ, हमारे लिए वहां पे क्या फैसले होंगे उसे तुम लो, हमें मतलब नहीं है, हम चुन करके तुमको भेज दिया, बात खत्म। लेकिन लोकल लेवल पे, खासकर यहां पर जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं बच्चों, क्या बात करते हैं, ग्राम सभा का, तो ग्राम सभा में जितने भी लोग होते हैं, जो मतदाता होते हैं, जो मतदाता होते हैं, ये ग्राम सभा के सारे सदस्य होते हैं। ये सभी लोग प्रत्यक्ष तरीके से एक जगह पे बैठ करके और लोगों के लिए फैसले लेते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे सब कुछ प्रत्यक्ष तरीके से होता है। बजट पास करना और दूसरे कामकाज को लेने के लिए कम से कम साल में 2 से लेकर के 3 बार मीटिंग जरूर होनी चाहिए, है ना। तो ग्राम सभा की मीटिंग जो है वो 2 से 3 बार अवश्य होनी चाहिए। किसके लिए, तो वहां के फंड को रिलीज करने के लिए, सारे बातों पे बात करने के लिए। कई ग्राम पंचायत मिल करके बनाते हैं पंचायत समिति। अब एक और बात आपको यहां समझ में आया, एक तो मुखिया जी हुए जो कि एक पंचायत के होते हैं, इसके बाद होता है पंचायत समिति। और हमेशा याद रखना है कि ये जो पंचायत समिति होता है ये ब्लॉक लेवल पे होता है। किस लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे, मतलब प्रखंड लेवल पे होता है। तो पंचायत समिति जो है मंडल या तो प्रखंड लेवल का प्रखंड स्तरीय पंचायत होता है एक तरीके है। और सभी पंचायत समिति को मिला करके और जिला परिषद बनता है बच्चों। अब याद रखना है, सबसे नीचे यदि हम पंचायत की बात करें तो वहां पर होता है मुखिया, है ना। मुखिया से नीचे एक वार्ड से आया हुआ वार्ड सदस्य हो सकता है ना। और वार्ड सदस्य के साथ साथ चुन करके तो नहीं आते, लेकिन ग्राम सभा के मेंबर होते हैं कौन, तो जितने मतदाता हैं ये सारे। अब मुखिया से ऊपर प्रखंड स्तर का, कहाँ का, तो प्रखंड स्तर का कौन होता है, आपका होता है पंचायत समिति। याद रखना है आपको, क्या होता है, पंचायत समिति। और पंचायत समिति से ऊपर कौन होता है, जिला परिषद। अब बच्चों याद रखना है कि लोकल लेवल पे जो है वो सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया, आपका जिला परिषद हो गया। अब जिला परिषद अकेले नहीं है, इसके साथ साथ इसी जिला परिषद, अब जिला परिषद मत समझना कि एक व्यक्ति का नाम है, जिला परिषद एक पोस्ट भी होता है, लेकिन समझ लो एक पूरी सभा है। इस सभा में जिला परिषद तो मेन होता है, मुख्य होता है, अध्यक्ष होता है इसका, है ना। इसके अध्यक्ष के साथ साथ आप जानते हो कि उसी क्षेत्र से, जैसे कि यदि आप जिस लेवल पे रह रहे हो वहां पर एक जिला परिषद होगा। अब उस जिला परिषद से ही कोई विधायक होगा, कोई सांसद होगा, क्योंकि उस विधानसभा क्षेत्र से भी चुन के आया है कौन, तो याद रखना विधायक साहब, है ना, एमएलए जी, याद रखना है। और एक सांसद, है ना, सांसद का मतलब क्या हुआ, एमपी उस क्षेत्र का। तो ये जो दोनों लोग हैं, भले ये विधायक चुन करके इस क्षेत्र से, इस विधानसभा सीट से जीत करके और इसे कहां पर, तो याद रखना है ये विधानसभा में पहुंच चुका है, लेकिन है तो इसी लेवल का, है तो इसी स्थानीय लोकल व्यक्ति ही है। और यदि हम सांसद की बात करें तो इसे लोकसभा में सीट मिला है, लेकिन ये भी यहीं से ताल्लुक रखता है। तो याद रखना ये दोनों भी इस जिला परिषद का मेंबर होता है, सदस्य होता है, ताकि सभी मिल करके काम कर सके। ये केंद्रीय लेवल की योजना इसे बता सके, ये राज्य लेवल की योजना इसे बता सके। तो जिला परिषद के ये दोनों भी सदस्य होते हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना है जिला परिषद, जो कि स्थानीय सरकार का अध्यक्ष होता है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक का। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमें समझना है कि जिला परिषद जो होता है बच्चों, जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के जो सांसद और विधायक होते हैं वो भी, और जिला स्तर के कुछ संस्थाओं के जो अधिकारी होते हैं वो भी उसके सदस्य के रूप में उसमें शामिल होते हैं। क्लियर हो गया। अभी तो हमने आपको समझाया। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है वो इस परिषद के राजनीतिक प्रधान होते हैं। क्या बताया अभी हमने आपको कि जिला परिषद का जो प्रमुख होता है वही इसका प्रधान होता है। इस प्रकार शहरों में नगर पालिका और बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं, और दोनों के कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, जिन्हें क्रमशः नगर पालिका का प्रमुख, नगर पालिका का जो हेड होता है उसे नगर पालिका प्रमुख कहा जाता है, और जो नगर निगम का हेड होता है उसे हम मेयर कहते हैं। ये सारी बातें हमने आपको पहले ही समझा दिया है। नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए करीब 36 लाख लोगों का वोटिंग हर 5 साल के बाद होता है बच्चों। तो याद रखना है कि नगर पालिका और ग्राम पंचायत सभी को मिला दिया जाए तो 36 लाख लोगों को जो है सब पूरे देश में हर 5 सालों के बाद जो है वो चुना जाता है। तो इतने बड़े लेवल पे जो है वो चुनाव होते हैं हर एक स्टेट्स में। चलिए बात करते हैं अब आगे। और अब हम लोग आ चुके हैं एकदम अंतिम स्लाइड में, और अब हम लोग को लास्ट में अपने राज्य के बारे में पढ़ना है। यदि आप जैक बोर्ड के बच्चे हैं, यदि आपने जैक बोर्ड से आपको एग्जाम देना है बच्चों, तो आपको इस तरह से इस चीज को भी पढ़ना पड़ेगा। झारखंड के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी होगी। देखिए यदि हम बात करें तो झारखंड का जो गठन है बच्चों ये हुआ है 15 नवंबर 2000। अब आपको पता है कि झारखंड का जो गठन हुआ है वो यहाँ की संस्कृति के आधार पे बिहार से अलग करके किया गया है। तो इसी तरीके से आपके सामने 3 ऐसे स्टेट आते हैं
जैसे कि एक है उत्तराखंड, है ना, इसी तरह से एक है छत्तीसगढ़ जो कि झारखंड का एक पड़ोसी राज्य भी है, और एक खुद झारखंड है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो है वो 1 नवंबर को, उत्तराखंड का 9 नवंबर को, और इसका जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ये इनका गठन का समझ लीजिए कि साल है। तो सिर्फ 2000 ईस्वी में एक ही महीने में इस तरह से 3 स्टेट बनाए जाते हैं लगातार। 1 तारीख को छत्तीसगढ़, 9 तारीख को उत्तराखंड, और झारखंड 15 तारीख को, 15 नवंबर को। और इस तरीके से इनका गठन का ईयर भी आपको याद रख लेना चाहिए। चलो, वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। संघ सूची में 97। अब देखो, हमने आपको बताया पहले ही कि 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में टोटल 97 को विषय है बच्चों, जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, जबकि राज्य सूची में 66 ऐसे विषय हैं जिसपे केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में टोटल 47। तो ये डेटा आपको याद रखना है। संघ सूची में कितने? 97 बोलना है। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। ये इतने सारे विषय हैं जिसपे ये तमाम लोग अपना कानून बनाते हैं। ये वैसे विषय। अच्छा, एक और बात, कुछ नई बात है। ये तो तब बनाया गया था ना जिस समय हमारा संविधान बन रहा था, उस समय जब प्रारूप तैयार हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नए मुद्दे आए हैं, जैसे कि साइबर क्राइम जो कि बाद में आया, है ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सब बाद में आई। तो सोचो कि जो चीजें बाद में आई, आज सोशल मीडिया का दौर है, तो जो चीजें बाद में आई ये तो उस समय था ही नहीं। तो अभी का जितना भी सिस्टम है, ये सभी लोगों पे, इन सभी चीजों पे कानून कौन बनाएगा? क्योंकि ये तो उस समय था ही नहीं। तो अभी इसे किस विषय में डाला जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो बच्चों, इसे किसी विषय में नहीं डाला जाता, इसे अलग से एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं अवशेष विषय या तो अवशिष्ट विषय। याद रखना है, अवशिष्ट या अवशेष। ये सारे ऐसे विषय होते हैं जो कि नए जमाने के बदलने के साथ साथ नए विषय आ रहे हैं, और ऐसे विषय पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का है। किसका है? याद रखना है, केवल और केवल केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकती है। तो अवशिष्ट या तो अवशेष विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। उत्तरांचल की बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर झारखंड और छत्तीसगढ़ की स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुआ। यह भी हमने आपको समझा ही दिया कि, है ना, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ। अलग अलग डेट भी हमने सीखा। अब लास्ट क्लास में ये आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है जिससे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आपके बुक में अब देखना है। आपके बुक में ना कुछ ऐसे बॉक्स वाले टाइप में करके, एनसीईआरटी बुक में बड़े अच्छे से बॉक्स टाइप में करके और आपको फैक्ट्स लिखे हुए हैं, उन फैक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अब एग्जाम का ऐसा रूल बन रहा है कि उस फन फैक्ट को बहुत अच्छे से पूछता है। उस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू वहां से भी बन जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन वहां से भी पूछ देते हैं। तो उसी तरह से एक लाइन आपको याद कर लेना है कि भारत में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, है ना, मतलब भारत में जो परमाणु निरीक्षण हुए थे, परीक्षण हुए थे, ये परमाणु परीक्षण जो है वो राजस्थान का एक जगह था जिसका नाम था पोखरण। क्या रख रहा है? क्या याद रखना है? तो पोखरण। ये जो पोखरण वही जगह है जहां पे भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसकी अपनी एक कहानी है, तो इसे भी आप जाकर के कभी यूट्यूब पे पढ़ सकते हो या तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, नहीं तो बाद में कभी हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर जो है हम लोगों ने बड़े ही शानदार तरीके से जो है वो चैप्टर की एक हैप्पी एंडिंग किया है, और चैप्टर यहाँ पे आपका होता है खत्म। इस तरीके से आपका चैप्टर एकदम फिनिश हो गया, और आई होप आपको ये चैप्टर का एकदम पुर्जा समझ में आ चुका होगा। बहुत ही अच्छे से मजेदार चैप्टर था, आपको सभी चीजें बहुत अच्छी समझ में आ गई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खासकर स्थानीय सरकार के बारे में बहुत डीप नॉलेज आज आपने गेन किया होगा, और आपको कुछ ज्यादा कुछ समझ लीजिए अपने अंदर वैल्यू एडिशन समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर, बड़े ही अच्छे से हमने वन शॉट में इसे कंप्लीट किया है, और यदि आप आज यहां तक टिके हुए तो आपको इसके चैप्टर का महत्व समझ में आ गया होगा। और कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको कुछ भी फायदा हुआ है तो चैनल के साथ अभी जुड़ जाए, और गुरुकुल साथी को अभी कनेक्ट कर ले, अभी अपने साथ सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे, अपने दोस्तों के साथ जिसे जरूरत है उन्हें भी इसे फॉरवर्ड कर दे। तो बच्चों, आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा चैप्टर। मिलते हैं अगले बार फिर से एक ऐसे ही एक शानदार चैप्टर के साथ। एमसीक्यू जल्दी अपलोड हो जाएगा, और यदि आपने फर्स्ट चैप्टर और हिस्ट्री के कुछ पोर्शन को यदि आपने नहीं पढ़ा है, चैनल पे सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप जाके सर्च करेंगे, गुरुकुल साथी लास्ट में लिखेंगे, आपको मिल जाने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग विदा लेते हैं आज, और खत्म करते हैं आज के क्लास को। मिलते हैं नई क्लास में फिर से शानदार तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।